हेलो एंड वेलकम टू यूडी पाठशाला। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और आज है लेक्चर नंबर 2। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इस पे हमसे पूछा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन dV अपॉन dt इक्वल टू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट को लिखिए। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? RA इज इक्वल टू dA अपॉन dt, है ना। RB इज इक्वल टू, ये माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा dB अपॉन dt। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हमको ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं सर, इंडिविजुअल रेट को आप क्या कीजिए, स्टाइकोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। इंडिविजुअल रेट को स्टाइकोमेट्री से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और अभी पर देखिए, तो RA के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, माइनस का DA अपॉन DT इंटू 1/5 इज इक्वल टू DB अपॉन DT 1/2। ठीक है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला वैल्यू पूछा है हमसे, सिर्फ ये, और उसका कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2/5 माइनस का DA अपॉन DT इज इक्वल टू DB अपॉन DT, जो हमसे पूछा गया वो आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, अराइज किया जा सकता है। तो यह एक अच्छा सा क्वेश्चन इस तरह जो कल पढ़ाए थे उसी का पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए इधर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1/2, उसके बाद में कंसंट्रेशन DA अपॉन DT, ठीक है, इक्वल टू माइनस का DB अपॉन DT। ठीक है। और इसको डिवाइड किया हुआ है कितना से, 3 से डिवाइड किया हुआ। तो इसको देख करके इक्वेशन लिखना है। तो हम कल भी बताए थे और एक बार आज फिर बता रहे हैं कि इस माइनस को पकड़ो और इसके आगे लगे साइन, इस प्लस को पकड़ो। प्लस का मतलब प्रोडक्ट, माइनस का मतलब रिएक्टेंट, और B को B लिख देते हैं रिएक्टेंट साइड में और A को A लिख देते हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है। तो ये हो गया। और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो डिवाइड किया हुआ है उसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिख देंगे। तो A के आगे 2 है और B के आगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो गिवन मतलब कि इस पार्टिकुलर गिवन के लिए रिएक्शन हमारे पास ये आएगा, 3B गिव 2A। ठीक है। तो यह एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अगले हेडिंग के बारे में, और अगला हेडिंग रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हो। बोर्ड में ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इसका रेट कितना होगा। ठीक है। और रेट दे करके, रेट ऑफ रिएक्शन दे करके हमसे क्या पूछ लेगा, उसका पूछ लेगा कि ये रिएक्शन क्या होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले हेडिंग के बारे में, जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आने वाला है वो है रेट, है ना, एवरेज रेट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एवरेज, AVG, है ना, एवरेज रेट। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में कि एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। चलिए हम इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, ऐसे दिया हुआ है, यह एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है उस पर हम कंसंट्रेशन रखे हैं और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम रख रहे हैं समय, यानी कि टाइम। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें हो यह रहा है कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और अभी t इक्वल टू है 0 मतलब टाइम यहाँ पे कितना है, 0 के बराबर है। तो टाइम हो गया 0
इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पर हमारे पास पूरा पूरी जो भी होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट के नाम पे 0 होगा। समय धीरे धीरे बढ़ते चला गया और समय बढ़ते जाएगा और मान लेते हैं कि T जो है T2 इज इक्वल टू T के बराबर हो जाएगा। तब होगा ये कि A नोट में से कुछ X चला गया होगा और B का जो है वो कुछ X बन गया होगा। ठीक है, B का जो है वो कुछ X क्या हो गया होगा, बन गया होगा। मतलब अगर हम इसको इस पे मतलब कि रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसी तरह से इनिशियली प्रोडक्ट जो है वो 0 था और समय के साथ में लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो ये लगातार क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है वो वह पॉइंट है जहां पर हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा। रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन इनिशियल और कंसंट्रेशन फाइनल के बारे में, तो मान लीजिए कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन इनिशियल, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में देखना चाहेंगे। तो जब भी बड़ा सा डिफरेंस लिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और एवरेज रेट होता है कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन जैसे टाइम T1, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो एकदम छोटा सा चेंज लेते हैं, बहुत छोटा सा, चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम क्या बोलते हैं, dc अपॉन dt बोल सकते हैं। यानी कि छोटा सा चेंज ले रहे हैं, सिर्फ कैसा चेंज ले रहे हैं, छोटा सा चेंज ले रहे हैं। ठीक है, तो रेट मेजर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, इंटरवल ऑफ द टाइम। जैसे कि अगर हमसे पूछे इंस्टेंटेनियस के बारे में कमेंट करो, तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम ये बोलेंगे कि रेट, है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे इफ इट रेट मेजर, है ना, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, रेट मेजर वेरी वेरी, ठीक है, बहुत बहुत, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे रेट इंस्टेंटेनियस हम बोल सकते हैं dc अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ पर जो r इंस्टेंटेनियस है, वो क्या होगा, स्लोप ऑफ कर्व, कौन सा, स्लोप ऑफ कर्व dc अपॉन dt। यानी कि कंसंट्रेशन का स्लोप, जो कंसंट्रेशन है इसी का क्या हो जाएगा, स्लोप। और स्लोप मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें किसके बारे में, एवरेज रेट के बारे में, ठीक है, तो एवरेज रेट में क्या हो गया कि इट रेट मेजर, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इट रेट मेजर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, इट रेट मेजर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे रेट एवरेज हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। और यहाँ पर अगर हम आर एवरेज के बारे में और कुछ बोलना चाहते हैं, तो जो हम ऊपर लिखे हुए हैं, सी कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर लिए, बात कर लिए। ठीक, अब हुआ ये कि यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले में जो इक्वेशन हमारे पास बना हुआ है, अगर हम उस इक्वेशन को देखना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में क्या देखेंगे, एक बार देखना। जो इक्वेशन हमारे पास बना हुआ है उसमें हम यह देख पा रहे हैं कि जो समय के साथ बढ़ रहा है वो है प्रोडक्ट, जो समय के साथ बढ़ रहा है वो है प्रोडक्ट, और जो समय के साथ घट रहा है वो है रिएक्टेंट। क्योंकि शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था
और वो समय के साथ घटना शुरू हो गया, है ना, समय के साथ डिक्रीज होना शुरू हो गया। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट इनिशियली 0 था, लेकिन समय के साथ में क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहां तक बात कर चुके हैं। ठीक, अब अगर हमसे कभी भी यह पूछा जाए एक बार कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है, ये जो इंटरवल है ये इंस्टेंटेनियस कहलाएगा और ये जो इंटरवल है वो एवरेज कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राफ में देख करके ऐसा भी बात पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द, अभी हम थोड़ा दिन पहले कल के लेक्चर में शुरुआत यहीं से किए थे कि टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, कि स्टेप के बेसिस पर टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होता है। तो एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। चलिए अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। बात किए थे कि मॉडरेट होता है, वेरी फास्ट होता है और वेरी स्लो होता है। मॉडरेट के बारे में हमको सिर्फ पढ़ना होता है, वेरी फास्ट हम पढ़ नहीं सकते हैं और वेरी स्लो हम पढ़ते नहीं हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं रेट के बारे में, तो रेट हमारे पास क्या हो सकता है सर, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक को इंस्टेंटेनियस एलिमेंट्री बोलते हैं और एक को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो एलिमेंट्री है वो जो है सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वही अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सर, वही अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो जो कॉम्प्लेक्स रेट है वो मल्टीपल स्टेप में चलता है, यानी कि एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जब एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा तो उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और अगर कोई रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि शायद इसमें कुछ मिले क्या। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन हम बात करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप। स्टेप के बेसिस पर हमारे पास रिएक्शन कितने प्रकार के हैं। तो स्टेप के बेसिस पर जो रिएक्शन है वो हमारे पास कितने प्रकार के हैं सर, 2 तरह का। पहला जिसको हम नाम देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, पहला को हम क्या नाम देंगे बोलो, एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि दूसरा का अगर हम बात करें तो दूसरा को हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या नाम देंगे बोलो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन और ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में और एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, है ना, क्या बोलेंगे बोलो, रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, है ना। जबकि अगर इसके बारे में बात करें तो रिएक्शन कंप्लीट इन मल्टी स्टेप, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गिवन है हमारे पास एक छोटा सा, कि जैसे हुआ ये कि 2 ऑक्सीजन हमारे पास, ये O2 है, सॉरी ये जो है वो क्या है, O3 है, और O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हुआ ये होगा कि सर इसके आगे 2 और इसके आगे 3 लिख दीजिए, तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास बैलेंस। अब यह रिएक्शन एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका हमको मैकेनिज्म गिवन है ना, कि हुआ ये कि जो O3 था वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, O2 प्लस O में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि फिर से जो O है वो O3 के साथ में रिएक्शन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, O2 प्लस O2 में। तो फाइनली भले से हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, O2, पर कुछ ऐसा है जो हमको इंटरमीडिएट के तौर पर मिला है। जो किसके तौर पर मिला है हमको, इंटरमीडिएट के तौर पर मिला है। और जब भी इस तरह की बातें हो कि कोई हमको इंटरमीडिएट के तौर पर मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब जब भी हमको इंटरमीडिएट मिले तो हम उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे, और ये हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि हमको दे रखा है यहाँ पे OH है, जब यह CH3 Br के साथ रिएक्शन करता है, जब यह CH3 Br के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH प्लस CH3 में, OH प्लस CH3 में, और जो Br है वो माइनस के साथ बाहर निकल जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं बोलो? SN2 रिएक्शन, ठीक है। और जो SN2 रिएक्शन है यह रिएक्शन एलिमेंट्री टाइप के रिएक्शन होता है, क्योंकि यह एक स्टेप में कंप्लीट हुआ है, तो ये कैसा हो गया? एलिमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शन। सर हमको कैसा पता चलेगा? आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? एलिमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई एक और रिएक्शन है हमारे पास दिया हुआ, जैसे कि जो आयोडीन है वो रिएक्शन कर रहा है CH3 है ना Br के साथ, यानी कि हेलोजन का रिएक्शन हेलोजन के साथ हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि Br को रिमूव करके I वहां पे चला जाता है, CH3 और उसके जगह पे I, और Br को कर दिया गया है बाहर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है ना। तो ये किसके नाम से जाना गया सर? कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना गया। तो हमको कुल मिलाकर के अगर हम नोट डाल करके लिखना चाहें, यहाँ पे नोट डाल करके, तो जो SN1 है ना, और SN2 है, ये आपको याद रखना है कि जो SN1 है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का टाइप है, जबकि SN2 जो है वो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन टाइप है, और यह आपको याद होना ही चाहिए। यह बोर्ड में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब सर आप बोलने के लिए तो बोल दिए कि ये जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आप इसके बारे में थोड़ा समझाइए, आप इसको लिख के कंप्लीट कीजिए, फिर हम थोड़ा सा जल्दी। हाँ ठीक है, अब चलो आगे। यहां पर अगर हम बात करें इसको एक्सप्लेन करने का, तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो हुआ ये होगा कि यहां पर जो है वो ऑक्सीजन है, मतलब ये OH है, और OH के ऊपर माइनस लगाएं क्या हम? एक सेकेंड, है ना, OH के ऊपर माइनस छूट गया था, ठीक है, सॉरी। चलो, तो OH के ऊपर माइनस है ना। अब माइनस जो है वो क्या होगा देखना एक बार। यहां पर होता यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक पढ़े हो तो आपको यह पता होगा कि ये जो CH3 है उससे जुड़ा हुआ है Br, और Br का En कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसके वजह से जब यह बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा तो ब्रोमीन जो है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के वजह से यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस का पार्शियल माइनस, और यहां पर जो डेवलप होगा वो पार्शियल का प्लस डेवलप होगा। यहाँ पे जो डेवलप हुआ वो पार्शियल का माइनस, और यहाँ पे जो डेवलप हुआ वो पार्शियल का प्लस डेवलप हुआ। अब यह चीज दूर बैठे कौन देख रहा था? ऑक्सीजन देख रहा था। यह दूर बैठे OH देख रहा था, और OH के पास जो है वो कितना है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा है क्योंकि माइनस चार्ज है। और यह दूर बैठे देखा, और इससे किसका दर्द नहीं देखा गया? कार्बन डाइऑक्साइड का दर्द नहीं देखा गया, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, Br को यह बात पता चल गया, Br जो है वो इसके साथ संबंध को क्या कर लिया? तोड़ लिया, और तोड़ करके वो बोला कि आज से हम और तुम साथ नहीं रहेंगे, और इस तरह से CH3 OH के साथ रहने लगा, और Br जो है वो बाहर चला गया। Br क्या चला गया? बाहर चला गया। तो इसमें देखो हुआ यह है कि एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया है, और रिएक्शन बन करके कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है बोलो? रिएक्शन बन करके कंप्लीट हो गया है। मतलब यहाँ पर जो स्टेप बनता है वो हाइपोथेटिकल होता है,
यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला है वह सिर्फ हाइपोथेटिकल होता है, और हम यह बोलते हैं कि हुआ ये होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया होगा तो ब्रोमीन अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू किया होगा, क्योंकि एक बार एक ही के साथ संबंध अच्छा लगता है तो ब्रोमीन अपना जैसे जैसे रिलेशन तोड़ने लगा और ऑक्सीजन यानी कि OH इसके तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तो यह संबंध बनने लगा और यह संबंध टूटने लगा, और एक समय ऐसा आया कि CH OH के साथ रहने लगा और Br बाहर निकल करके चला गया, है ना। तो यहाँ पर जो स्टेप बना है हम इसको हाइपोथेटिकल क्या बोलेंगे सर, इसको आप हाइपोथेटिकल स्टेट बोलिए, क्या बोलिए, हाइपोथेटिकल स्टेट बोलिए। इट मींस यह ट्रांजिशन स्टेट है जो कि एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है ना, हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है, इसलिए यह सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है। सिर्फ कितने स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है। बात समझ में आई क्या, बोले ठीक है। दूसरा रिएक्शन को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हुआ ये वाले रिएक्शन को एक बार अगर आप गौर से देखो तो इसमें क्या होता है, पहले CH3 है, फिर से क्या है CH है और CH3 है ना, और इसके साथ है कौन, Br, ठीक है। तो Br जो है वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का है, जिसके वजह से फिर से ये इससे लड़ने लगा, बोला कि हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, और लड़ने लगा। लड़ते लड़ते हुआ ये कि Br यहाँ से पहले स्टेप में बाहर निकल के चला गया। Br जो है वो इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर Br जो है वही इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इस तरह के हम क्लीवेज को क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, और इसमें Br का En ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन के En, एज कंपेयर टू कार्बन के En से Br का En क्या है, ज्यादा है, जिसके वजह से ये जो है जब जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ले करके चला जाता है, और कार्बन पर जो बचता है वो पॉजिटिव बच जाता है। तो स्टेप 1 में हुआ ये कि यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी CH पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है, और Br गया, Br इसको ले गया, पहला स्टेप यहाँ से कंप्लीट होता है ना। अब स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, यहाँ से ये हो गया स्टेप फर्स्ट, ठीक है, और यह बात उसी के भाई यानी कि ब्रोमीन फैमिली का ही एक मेंबर था जिसका नाम था आयोडीन, उसको पता चला, वो बोला हम भी नेगेटिव चार्ज ही रखते हैं, हम भी अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज ही रखते हैं। तो स्टेप 2 में क्या हुआ, वो उसके तरफ हाथ बढ़ाया CH के तरफ और बोला कि वो नहीं, कोई बात नहीं है, हम कर लेते हैं, इसके पास पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव, और ये जाकर के इस पे अटैक किया, और यहाँ पे CH3 CH3 और फिर से I आकर के जुड़ गया। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, इसलिए इसको SN1 कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो, 1 सेकेंड बस। आइए यहाँ पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चलिए, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सुनिए। द केमिकल काइनेटिक्स, है ना, सपोज रिएक्शन अकर ड्यू टू कोलिशन। केमिकल काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स यह मान करके चलता है कि जो रिएक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, कोलिजन के थ्रू हुआ है, क्योंकि कोलिजन हुआ होगा जिसके वजह से क्या हुआ होगा, यहाँ पे रिएक्शन हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली in a elementary reaction is known as molecularity of reaction। देखना ध्यान से, हम यह बोल रहे हैं कि टोटल, क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री
एलिमेंट्री, ध्यान से, एलिमेंट्री, इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब होता है कि सर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है कोई है ना, वन, जो कि खुद से ही बातें कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है, 1 है। अगली बार अगर हम बात करें कि यह एक मॉलिक्यूल है और यह एक मॉलिक्यूल है और इन्होंने एक साथ क्या किया, टक्कर मारा, तो इसका जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह एक और यह एक, यानी कि 1, 2 और 3 साइमल्टेनियसली अगर टकराया एक साथ आकर के, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 1, 2 और 3 मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर मान लेते हैं सर एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर से आया और एक इधर से आया, यानी कि 1, 2, 3 और 4, होता ये है, यहाँ पे हम बोलेंगे नो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। क्यों, अभी समझा रहे। नो रिएक्शन, एक के बीच में रिएक्शन हुआ, मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 भी हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी 3 भी हो सकता है और मॉलिक्यूलैरिटी 4 नहीं हो सकता है ना। मॉलिक्यूलैरिटी 4 नहीं हो सकता है, क्या कारण है, इसका कारण है ड्यू टू, रीजन क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे रीजन जो है वो ये है, ड्यू टू, क्या बोलेंगे, ड्यू टू एनर्जी फैक्टर, ड्यू टू एनर्जी फैक्टर, यहाँ पे एनर्जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक और कारण है, देखिए, एक रास्ते इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर से, जिसको हम चौराहा बोलते हैं। चौराहा पर अगर कोई पुलिस नहीं है ना, पुलिसकर्मी नहीं है, तो होगा ये कि हो सकता है एक गाड़ी इधर से आ रहा हो, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो 2 आपस में टकराए, इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब एक गाड़ी हर बार रास्ता से गुजरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 2 गाड़ी एक साथ टकराए, इस बात की प्रोबेबिलिटी थोड़ा उससे कम है। 3 गाड़ी एक साथ टकराए, इसका प्रोबेबिलिटी और कम है, और 4 गाड़ी एक ही साथ टकरा जाए, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि 9 के बराबर है। तो जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं। यही कारण है कि 1, 2, 3 को तो हम सपोर्ट किए, लेकिन चौथा को क्या बोले कि तुम नहीं होगा, चौथा को बोले कि तुम नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 आपस में एक साथ कोलाइड कर ही नहीं सकता है। और साथ में क्या रीजन आएगा, ड्यू टू एनर्जी फैक्टर। साथ में क्या रीजन आएगा, ड्यू टू एनर्जी फैक्टर। मतलब सर मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 4 तो नहीं हो सकता, तो क्या कहना चाह रहे हैं हम, बोले जो कहना चाह रहे हैं वो कह दिया, अब क्या अलग से कहे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, देखना ध्यान से। अब हम यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी 1 + 2 + 3, यानी कि 3 हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रिक्शनल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रिक्शनल नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि फ्रिक्शनल नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इतना जोर देकर के क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है, 1000 बार क्वेश्चन आता है। नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर लेकर के देख लो कि बोर्ड में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो 1, 2, 3 यानी कि m = डज नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ना तो m 0 के बराबर हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि जो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी का बात कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ इस बात के लिए डिफाइंड है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलैरिटी मीनिंगलेस होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी मीनिंगलेस होता है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जिस बारे में, वो है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलैरिटी ओनली डिफाइंड फॉर
एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये समझ में आया होगा शायद। अब यहां पर हम बात करते हैं कि देखिए मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अगला बात, मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपसे मॉलिक्यूलरिटी बोले, सीधा जवाब मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थियोरेटिकल टर्म है। कैसा टर्म है? थियोरेटिकल टर्म है। ठीक है, थ्योरेटिकल टर्म है। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कैसे निकालेंगे सर? तो सिंपल है, सम ऑफ मतलब जोड़ेंगे ना, सॉरी, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है ना, इन बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम? बैलेंस एलिमेंट्री, मतलब किसी को बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन एलिमेंट्री। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछे एक एग्जांपल दे करके कि इसका कितना होगा, है ना, मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी, उन्होंने खुद बोला एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या देखिए 2A + B गिव C। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या बताना है हमको? मॉलिक्यूलरिटी बताना है। अब सर मॉलिक्यूलरिटी क्या पूछ रहे हैं? इसका रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मॉलिक्यूलरिटी हो गया 3। इट्स पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास है 2A + B गिव C, पर उन्होंने कहा कि यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड या फिर मीनिंगलेस। बात सर वही है, लेकिन जैसे ही बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे ही बोला मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे, मतलब कि रिएक्टेंट का जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है सबको जोड़ देंगे, वही आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, है ना, कि क्या आपसे कुछ बात ऐसे पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है? यस, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं। ये 0 हो सकता है? नहीं। नेगेटिव हो सकता है? नहीं। 3 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। 1 2 3 तक ही रखेंगे, 1 2 3 तक ही रखेंगे। 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या मॉलिक्यूलरिटी जो है, क्या मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइंड है? सर मॉलिक्यूलरिटी जो डिफाइंड है वो किसके लिए है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है। एक बार और बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये कुछ भी नहीं होता है, यानी कि मीनिंगलेस होता है ना। तो यह एक बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हम आपके सामने लेकर के आए थे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय।